रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली के लिए कुछ कहा। तो हम लोग एक जगह लखनऊ में बैठे थे, हमारे साथ हमारे 2-3 मित्र थे, राजीव यादव जी और दूसरे लोग। तो मैंने थोड़ा आश्चर्य प्रकट किया। मैंने कहा ये तो मोदी कह रहा था कि नए संसद भवन में नई शुरुआत होनी चाहिए। तो एक साथ राजीव यादव और उनके साथ एक अहद करके साथी बैठे थे, वो दोनों के मुंह से एक साथ निकला कि नई शुरुआत हो तो गई। तो ये जो देश में हो रहा है, मुझे वो सब कहने की ज़रूरत नहीं है जो बिधूड़ी ने कहा, लेकिन जिस तरह की घटनाएं हो रही, मोदी जी चंद्रयान का बहुत श्रेय ले रहे हैं। अब भाई, अगर जवाहरलाल नेहरू ने भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम नहीं शुरू किया होता तो ये चंद्रयान कैसे बनता। तो मैं सोच रहा था कि मोदी जी को किस बात का श्रेय लेना चाहिए। मोदी जी को तो इस बात का श्रेय लेना चाहिए कि मुजफ्फरनगर में एक स्कूल की जो मालकिन है वो एक 7 साल के मुस्लिम लड़के को उसके सहपाठियों से थप्पड़ मरवाती, वो मोदी का काम कर रही है। उनको तो श्रेय लेना चाहिए उस आरपीएफ के सिपाही का जिसने अपने वरिष्ठ को मार के और चुन चुन के 3 मुसलमानों को गोली से मार दिया बम्बई। उनको तो श्रेय लेना चाहिए मेहसाना जिले के उस स्कूल के प्रधानाचार्य का, जो उसने किया कि हर एक साल 15 अगस्त को जो स्कूल में बच्चा सबसे अधिक नंबर लाता है उसको सम्मानित किया जाता है। और इस साल जब 15 अगस्त का कार्यक्रम हुआ तो प्रधानाचार्य महोदय ने जो दूसरा सबसे अधिक नंबर लाया था बच्चा, उसको मंच पे बुलाया। क्यों? क्योंकि इस साल कक्षा 10 में मेहसाना के उस स्कूल में अरनाज बानो नाम की लड़की के सबसे ज़्यादा नंबर आ गए और वो लड़की अपने घर रोती हुई गई। वो वहाँ मौजूद थी जब दूसरे नंबर लाने वाले को बुलाया गया और उसने अपनी माँ से कहा कि इससे तो अच्छा कि मैं पढ़ने नहीं जाती। तो देश के अंदर ये जो एक सिलसिला चल गया है जहाँ अल्पसंख्यकों के साथ इस तरह की ज़्यादती हो रही है और दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग हैं, अगर आपका नाम बृजभूषण शरण सिंह है, अगर आपका नाम अजय मिश्रा टेनी है, और अभी अभी हाल में एक और दंपत्ति को जेल से छोड़ने का निर्णय हुआ है, अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी, जो एक मधुमिता शुक्ला नाम की कवयित्री के हत्या में जेल में बंद थी। तो इस तरह की जो राजनीति देश में हो रही है, ये वाकई में चिंता की बात है, जहाँ जाति और धर्म देख के ये तय हो रहा है कि आपने चाहे जितना बड़ा अपराध किया हो, आपके खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज होगा, आप जेल नहीं जाएंगे। भले ही महिला पहलवानों ने बयान दे दिया, अगर आप बिल्किस बानो हैं तो आपके बलात्कारियों को छोड़ा ही नहीं जाएगा, उनको लड्डू भी खिलाए जाएंगे, उनको मालाएं भी पहनाई जाएंगी, भाजपा सांसद के मंच पे भी वो बैठेंगे। और अगर आप मुस्लिम हैं, आप दलित हैं, तो आप देख ही रहे हैं किस तरह का व्यवहार हो रहा है। तो मुझे लगता है कि हमारे सामने जो चुनौती है कि एक जो राष्ट्रवाद की अवधारणा हमारी आज़ादी के आंदोलन से निकली, और बहुत संक्षेप में अगर कहें कि जितने भी लोग आज़ादी के आंदोलन में शामिल थे, कई धाराएं थी। गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस, भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद के साथ कुछ उंगलियों पे गिने जाने वाले क्रांतिकारी, सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज, और डॉक्टर अंबेडकर, जो पूरी तरह से निश्चिंत नहीं थे कि देश की आज़ादी मिलेगी तो दलितों को जाति प्रथा से आज़ादी मिलेगी कि नहीं,
वो संविधान के रास्ते देश को बदलना चाह रहे थे। अगर देखा जाए तो ये सारे लोग जो देश को आज़ाद कराने की मुहिम में लगे थे, और उसमें हम आदिवासियों को भी शामिल कर लें, क्योंकि जब मैंने अपनी स्कूल की किताब में आज़ादी की लड़ाई का पाठ पढ़ा तो उसमें आदिवासी गायब थे। और खुशी की बात यह है कि वो जब मेरा बच्चा पढ़ने आया स्कूल में तो उस समय तक उस पाठ को भी शामिल कर लिया गया था। तो जो अपने जंगलों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेज़ों से, इन सबकी किस तरह का भारत बनना चाहिए उसके बारे में एक ही कल्पना थी, और वो कल्पना हमारे संविधान में अच्छी तरह से दर्ज है कि एक लोकतांत्रिक देश, धर्मनिरपेक्ष देश, समाजवादी देश, जहाँ सबको स्वतंत्रता, बराबरी, न्याय, बंधुत्व की गारंटी हो। लेकिन अब जो खतरा आ गया है वो यह आ गया है कि एक नए किस्म का राष्ट्रवाद पेश किया जा रहा है, जो उस राष्ट्रवाद के एकदम खिलाफ है, वो उन मूल्यों को मानता ही नहीं है। तो हमारी लड़ाई, मुझे लगता है कि ये है, बहुत कठिन है जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई तो हमको लड़नी पड़ेगी सबको। और मेरे ख्याल से इस हॉल में तो जो लोग मौजूद हैं वो सभी लड़ ही रहे हैं अपने अपने तरीके से। इसको कैसे और मजबूत किया जाए ये हमें देखना होगा। जाति और धर्म के सवाल पे बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि कोरोना के समय में हमारी जो सोशलिस्ट पार्टी है उसकी तरफ से हम करीब 12 रसोइयाँ चला रहे थे लखनऊ के अंदर, और मुझे ये डर था क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश का हाल वैसा नहीं हुआ है जो गुजरात में हो गया। गुजरात में तो खास करके अहमदाबाद में आप अगर जाएं तो आपको मुस्लिम मोहल्ले में एक भी हिंदू नहीं मिलेगा और हिंदू मोहल्ले में एक भी मुस्लिम नहीं मिलेगा। पूरी तरह से अलग अलग कर दिया गया। यही गुजरात मॉडल जो सब जगह लागू किया जा रहा है, और अभी मणिपुर में भी देखिए वही मॉडल लागू किया जा रहा है। मैतेई और कुकी को एकदम अलग अलग कर दो ताकि जो मैतेई हिंदू हैं उनके वोट से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लंबे समय तक बनी रहे। तो मैंने पिछले साल कोशिश की कि बिल्किस बानो के गांव से एक अहमदाबाद की यात्रा निकाली जाए, पद यात्रा। 2 दिन की गिरफ्तारी के बाद अलग अलग थानों में मुझे पुलिस की जीप में बैठा के अहमदाबाद पहुंचा दिया गया। तो मैंने कहा कि अगर पदयात्रा नहीं निकालने दोगे तो अनशन करूंगा। तो अनशन की अनुमति अहमदाबाद में नहीं मिली। किसी ने कहा कि वहाँ चले जाओ, गांधीनगर में एक धरना स्थल है जिसका नाम है सत्याग्रह छावनी, तो वहाँ चले जाओ। मुझे लगा जंतर मंतर की तरह कोई जगह होगी, वहाँ धरने हो रहे होंगे, मैं भी चला जाता हूँ। वहाँ जाके देखा तो कोई धरना नहीं चल रहा था। कुछ लोग झुग्गी लगा के रह रहे थे और कुछ लोग ठेले वेले पे सामान बेच रहे थे। तो मैं असमंजस में पड़ गया। खैर मैं बैठ गया अपना बैनर वैनर लगा के। इंटेलिजेंस वाले आए, बोले कि परमिशन ली है आपने? मैंने कहा ये तो धरना स्थल है ना। बोले नहीं नहीं, परमिशन लेनी पड़ेगी। तो मैंने अपने एक साथी को कहा कि यार ज़रा थाने में एक चिट्ठी जाके दे आओ। मैंने चिट्ठी लिखी तो जो वहाँ SHO है वो कह रहा है कि बिल्किस बानो तो मुसलमान है और ये संदीप पांडे तो हिंदू है, और जो चिट्ठी लेके आया है हरीश रावल, उसको कहा तुम भी हिंदू हो, तो तुम हिंदू लोग ये मुसलमान औरत के लिए क्यों परेशान हो? तो जब मुझे ये पता लगा तो मैंने अपना माथा पकड़ लिया। मैंने कहा यहाँ तो कुछ भी संभव नहीं है। फिर एक महिला थी बड़ी नेक दिल, उन्होंने कहा आपको कोई जगह नहीं मिल रही है तो आप आइए हमारे घर पे रह के अनशन कीजिए। और फिर हमने कोचरब आश्रम में उसको ख़त्म किया। लेकिन मैं सोच रहा था ये जो पुलिस वाला बोल रहा है, सुभाषिनी जी भी यूपी से हैं, आप बिहार में तो स्थिति बेहतर है, यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, दूसरा टर्म है, लेकिन मुझे नहीं कभी ऐसा महसूस हुआ कि कोई पुलिस वाला हिंदू और मुसलमान के नाम पे भेद करे। मतलब अभी स्थिति इतनी खराब नहीं हुई। हाँ, कोरोना के समय में हमने ये ज़रूर देखा और हमें ये डर था कि जो राजनीति है उसमें उत्तर प्रदेश में मिश्रित इलाके हैं हिंदू मुस्लिम के, तो कहीं ना कहीं ये आपत्ति होगी कि भाई हम साथ में मिलके खाना नहीं बनाएंगे या साथ में मिलके नहीं खाएंगे। लेकिन आपको ये जान के सुखद आश्चर्य होगा कि एक भी जगह 12 रसोइयाँ चल रही थी
एक भी जगह ये शिकायत नहीं आई साथ में मिल के काम नहीं करेंगे, न तो मुसलमानों से आई न हिंदुओं से आई। हाँ, शिकायत किस तरह की आई, एक हमारी कार्यकर्ती है जीनत, उसने कहा देखिए मैं खाना तो बना दूंगी, लेकिन ये जो पत्थर का काम करने वाले नट बिरादरी के जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, इनको मैं बर्तन में हाथ नहीं लगाने दूंगी अपना। और एक गांव था गोसाईगंज करके एक जगह है, वहाँ पे एक अनुसूचित जाति कि यही नट बिरादरी के लोग खाना बना रहे थे। उस गांव में कुछ मुस्लिम परिवार थे, वो साथ में आने को बैठ के खाने को तैयार नहीं थे। तो वो जो गुड्डी नाम की महिला जो रसोई का संचालन कर रही थी, उसने इतना समझदारी से काम लिया कि उसने कहा कि ठीक है, हम आपका कच्चा माल आपके घर भिजवा देंगे, आप बना के वहीं पे खा लीजिए। तो मेरा कहने का मतलब कि जो देश को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही है, गुजरात को छोड़ के मेरा अभी बहुत बुरा अनुभव नहीं आया है कि वो बांटने में सफल हो रहे हैं। ज़मीनी स्तर पे अभी लोग एक हैं, जाति की बीमारी पुरानी है, इसीलिए अली अनवर साहब वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये लड़ाइयाँ दोनों ही हमको लड़नी है। एक जो चिंताजनक बात हो रही है, मैं तो ज़्यादा पढ़ता लिखता नहीं हूँ, मेरी पत्नी वो काम करती हैं, इनकी साथी हैं सुभाषनी जी की, तो मुझे बता रही थी कि पिछले विधानसभा चुनाव में 8% मुसलमानों ने भाजपा को वोट दिया। तो मैं भी मानने को तैयार नहीं था, लेकिन एक अनुभव मेरे साथ हुआ है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, और जो खतरे की बात है। सोशलिस्ट पार्टी से लखनऊ उत्तर सीट से जो उम्मीदवार थी, उनका नाम था रानी सिद्दीकी। उनके लिए जाहिर है हम प्रचार कर रहे थे। उसी इलाके में एक मड़ियाओं नाम की जगह है, वहाँ हमारी साथी रज़िया, उसको हम लेके जाते थे प्रचार के लिए। एक दिन उसके घर पे कांग्रेस का झंडा लगा था, तो रानी ने कहा देखिए भैया जी, ये कांग्रेस को वोट देगी। तो मैंने रज़िया से पूछा कि रज़िया ये क्या है? तो बोली अरे भैया जी, आपको मालूम है, आके लगा जाते हैं, अब मैं क्या करूं। तो हमारा प्रचार करवाती रही। आखिरी दिन मैंने कहा कि रज़िया 500 रुपये ले लो, पूरे दिन बैठना और जितने लोग आए सोशलिस्ट पार्टी के सबसे वोट डलवा देना। परिणाम आया, एक भी वोट नहीं उसके बूथ से। तो मैंने रज़िया से पूछा, रज़िया ये बताओ कि एक भी वोट नहीं आया यहाँ से, हम लोगों ने इतना प्रचार किया। बोलिए अरे भैया जी, इस बार सबने समाजवादी पार्टी को दे दिया भाजपा को हराने के लिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, ये तर्क तो ठीक है, अगर मुस्लिम समुदाय ने भाजपा को हराने के लिए समाजवादी पार्टी को वोट दिया है तो ठीक ही है, वही हरा सकते थे, हम कहाँ हरा सकते थे। फिर थोड़ी देर बाद मुझे ध्यान आया कि एक भी वोट नहीं, मतलब रज़िया का वोट भी नहीं पड़ा। तो मैंने रज़िया से कहा, रज़िया ये बताओ तुम्हारा वोट कहाँ गया? बोली भैया जी सही बताया, इस बार मैंने भाजपा को वोट दे दिया। तो मैंने अपना माथा पकड़ लिया, मैंने कहा ये बताओ वो भाजपा ने तुम्हारे लिए क्या किया? तो बोले किया तो कुछ नहीं, किया तो जो आपने किया, कभी बच्चे की फीस दे दी, और वो पूजा शुक्ला जो समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार थी, उसने मेरी बेटी की शादी में 11,000 रुपये दिए, लेकिन वोट मैंने भाजपा को दे दिए। तो ये बड़ी चिंता की बात है। एक हमारे मित्र हैं बलिया के, हुदा साहब, बरेली में फिजियोथेरेपिस्ट हैं। एक दिन मैंने फ़ोन कहा, हुदा साहब बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई। बोले अरे आजकल मैं भाजपा का वो अल्पसंख्यक मोर्चा का वो बन गया हूँ। मैंने कहा अरे आप क्या कर रहे हैं? बोले नहीं, हम लोगों को काम दिया गया है कि जितने सूफी मुसलमान हैं उनके बीच में जाके हमको भाजपा की बातें बतानी है। तो ये सब जो हो रहा है, थोड़ा इसके प्रति भी हम लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।